एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र में एक पॉइंट जो एक चैप्टर है वो खास करके एक चैप्टर ही बन के आ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शास्त्र में एक चैप्टर क्या पूरी एक बुक ही या एक प्रश्न पत्र ही बन जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। इस चीज़ को जब देख लेंगे तो इसके बाद इसकी परिभाषा भी देखेंगे, इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में बात किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें, एक मिनट, अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे प्यारे दोस्त। कौन कौन से? शिक्षा और मनोविज्ञान। किससे किससे? शिक्षा और मनोविज्ञान से। बात की जाए अगर शिक्षा, तो शिक्षा क्या है? तो अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा जो है ये बालक के सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन है, उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सोपान है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा होती है ये बालक का जो है सर्वांगीण विकास, मतलब सब तरीके से विकास उसको विकसित करती है। बालक बड़ा होता है, मान लो पैदा हुआ, अभी तो रोना वोना जानता है, अभी उसको कुछ पता नहीं है। लोग कहते हैं पानी पानी, फिर वो अपनी मतलब अपनी लैंग्वेज में मम कहता है, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता नहीं ये पानी है। उसको बताया जाता बेटा यहाँ पे मत जाना, जल जाओगे, यहाँ गिर जाओगे, यहाँ से ये कांटा चुभ जाएगा। तो इन सब तरीके से क्या होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, मतलब सब तरीके से उसको कैसे जीना है, कैसे रहना है, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो उसके परिवार वालों के ऊपर, उसके सामाजिक स्थिति के ऊपर व्यक्त करता है, डिपेंड करता है कि उसका जो व्यक्तित्व होगा वह कैसा होगा, ठीक है। तो ये शिक्षा के कारण ही इसका विकास संभव है, ठीक है। चलिए, जो दूसरा पॉइंट है वो कह रहा है शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करता है। तो एक बालक, जैसे अब अभी आपको एग्जांपल दिए कि लड़का जो छोटा सा बच्चा होता है वो पैदा होता है तो उसके अंदर जो कुछ भी शक्तियां हैं उसको कैसे निकाला जाता है। जैसे बालक के अंदर फिर देखा जाता है उसका इंटरेस्ट किस में है, वो बालक किस चीज़ में रुचि ले रहा है, और उसका जो कार्य करने की क्षमता है वो कैसी है, कुशलता कैसी है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसके बाद उसी पे उसके साथ मेहनत करते हैं, स्कूल या कॉलेज में जब उसको भेजा जाता है तो वही चीज़ विकसित करने के लिए भेजा जाता है कि जिसमें ये निपुण हो या जिसको करने में ये कुशल हो, उसी चीज़ में उसी क्षेत्र में ये आगे बढ़े, ठीक है। तो जो इसके अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ होती उसको उभारता है। कौन उभारता है? ये शिक्षा उभारती है, ठीक है। चलो पॉइंट अगला पॉइंट कह रहा है शिक्षा बालक के व्यवहार का परिष्कार है जो बालक और समाज, समोज लिखा है लेकिन समाज उसका देखिएगा, दोनों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि शिक्षा जो है ये बालक के व्यवहार का परिष्कार होता है, ठीक है। अब परिष्कार का मतलब होता है उसके व्यवहार को क्या करता है, कुशलता पूर्वक उसके व्यवहार को क्या कर रहा, विकसित करता है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको क्या करता है, ग्रो करवाता है, ठीक है। तो उसके बालक के व्यवहार को क्या करता है, ये विकसित करता है, और जो बालक और समाज दोनों के लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। अब शिक्षा उसको बताती समाज में कैसे रहना। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, बैठे हैं, मान लो कुर्सी लेकर कहीं पे बैठे हैं, अब आपसे बड़े आपके दादाजी, चाचा जी या अगल बगल के कोई बुजुर्ग आदमी आ जाते हैं तो आप कुर्सी छोड़ के क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि ये आपको क्या, शिक्षा के अंतर्गत ही आपको पता चला है कि हाँ अपनों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये समाज के लिए भी अच्छा है और व्यक्ति के लिए तो अच्छा होता ही है, ठीक है। चलिए, इस संबंध में जो है डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, राधाकृष्णन जी ने लिखा है कि, एक मिनट, हाँ, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनवर या फिर अपूर्ण है। मतलब कह रहे हैं ये जो राधाकृष्णन जी हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है ये क्या करती है, मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण करती है, ठीक है। दोनों का निर्माण करती, अगर वो इन दोनों चीजों का निर्माण नहीं करती है, जैसे मनुष्य के अंदर सामाजिकता भरनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर छोटे से बच्चे को समाज में न रख के कहीं अलग अकेले में पाला जाए, वहां पे वो कुछ जान ना पाए, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसको पता ही नहीं ये कौन है वो कौन है, इनसे कैसे बात करनी है, उनसे कैसे बात करनी है। तो ये सब सारी जो चीजें होती हैं, तो मनुष्य और समाज दोनों का निर्माण कौन करता है, शिक्षा करता है। अगर नहीं कर रही है तो वो शिक्षा अपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अभी आपको शिक्षा के बारे में मोटी मोटा नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। दो शब्दों से शिक्षा मनोविज्ञान बना है। शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में हम लोगों ने मोटी मोटा एक जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं।
तो चलिए ये मनोविज्ञान के बारे में हम लोग देखते हैं। लिखा है, प्रसिद्ध विद्वान रेवर्न का मानना है कि अरस्तु के समय मनोविज्ञान ने अपना जीवन दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में प्रारंभ किया। जब स्टार्टिंग में मनोविज्ञान आया तो अरस्तु के समय के आसपास की बात कर रहा है, अरस्तु के समकालीन की बात कर रहा है। उस समय जो है ये मनोविज्ञान जो है ये स्वतंत्र विषय नहीं था, एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं था। ये क्या दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, ठीक है, क्या दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, बाद में हालांकि अभी जो मनोविज्ञान को देखें तो यह एक स्वतंत्र विषय बन चुका है, ये एक स्वतंत्र और शुद्ध विज्ञान भी बन चुका है, ठीक है। तो उस समय जो है ये क्या स्वतंत्र नहीं था, ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। रेवर्न ने इस संबंध में कहा है, आधुनिक काल में परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्या आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे करके, और आज के समय में क्या हुआ कि दर्शन शास्त्र से एक अलग विषय बन के तैयार हो गया मनोविज्ञान, जो एक स्वतंत्र विषय है, ठीक है। बात करें तो मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइक, और साइक का अर्थ होता है आत्मा, और दूसरा का मतलब लोगस, और लोगस का मतलब होता है ज्ञान या फिर अध्ययन, शब्द से बना है। तो अगर देखें मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना, एक साइक दूसरा लोगस। साइक का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान या फिर अध्ययन, ठीक है। तो आगे चल के अगर देखें यहाँ पे तो मनोविज्ञान यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ये हो गया, ये दो बार पॉइंट दे दिए हैं लोग। चलो, इस प्रकार प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जो अर्थ हुआ करता था, सबसे स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो उस समय इसका अर्थ जो माना जाता था वो माना जाता था आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना या फिर आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य उस समय हुआ करता था, ठीक है। अभी देखेंगे ये क्या है कि इसको जो जो विद्वान आते गए वो अलग अलग तरीके से, किसी ने आत्मा का विज्ञान, किसी ने मन का विज्ञान, किसी ने चेतना का विज्ञान, किसी ने व्यवहार का विज्ञान। तो इस तरीके से काफी ज्यादा ये बदलता चला गया, समय के अनुसार इसकी जो परिभाषा थी वो बदलती चली गई, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में इसको आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला विषय माना जाता था, ठीक है। और ये उस समय स्वतंत्र भी नहीं था, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। समय के परिवर्तन के साथ मध्ययुगीन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान बताया। तो देखो वही चीज हो रहा है, पहले आत्मा, अब आत्मा से संतुष्ट हुए नहीं कुछ लोग, वो कहने लगे नहीं ये जो है मनोविज्ञान ये मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान है, कुछ विद्वानों ने इस चीज को कहा। अब जब आगे बढ़ते हैं 16वीं सदी के आसपास आते हैं तो विलियम जेम्स और उसके बाद विलियम बुट ने क्या कहा, आज विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ना तो ये आत्मा का विज्ञान है, ना ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये जो है ये चेतना का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन यह भी क्या परिभाषा चल ना सकी, और लास्ट में जो है 20वीं सदी के आसपास जो आते हैं, 20वीं शताब्दी के आसपास जो आते हैं, उन्होंने आरंभ में ही क्या कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया उस समय, और यही व्यवहार वाला जो है आगे चल के अभी भी चल रहा है, व्यवहार वाला ही, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग नीचे आपको हेडिंग करके हर चीज बताई जाएगी, किन्होंने मतलब क्यों इसको मन का विज्ञान कहा गया, क्यों मानसिक विज्ञान नहीं माना गया, या फिर इसे आत्मा का विज्ञान से क्यों संतुष्ट नहीं हुए लोग, क्यों इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को भी नीचे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो खटाखट लाइक कर दो, ठीक है। ये कोई कहने वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं वाटसन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये किसने कहा, ये वाटसन जी ने कहा कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये लास्ट में जब ये 20वीं शताब्दी में स्टार्टिंग में ही वाटसन जी ने कहा था, ठीक है। चलिए, इस संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, मतलब जो ये निरंतरता चली आई है, जैसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर मन का, फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान माना गया, और व्यवहार का। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने एक लाइन ही कह दी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और अब व्यवहार के ढंग को अपनाया है।
ठीक है। तो ये किसने कहा, ये वुडवर्थ ने कहा है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, तो ये क्या कीजिएगा, एक बार अपने दिमाग में इस चीज़ को छाप लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है ये वाली लाइन। ठीक है, कि वुडवर्थ ने कहा था सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, अब व्यवहार के ढंग को अपनाया है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट जो है ये बोल रहा है कि मनोविज्ञान निरंतर प्रगति करता हुआ आज इसे व्यक्ति की क्रियाओं के अध्ययन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो क्रियाओं का मतलब वही व्यवहार से लिया जा सकता है यहाँ पे। चलिए अगला जो है मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान जो है ये वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। ये किसने कहा, ये वुडवर्थ जी ने कहा। ठीक है, उसी में स्किनर के शब्दों में अगर देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान, अभी आपको शिक्षा समझ में आ गई, मनोविज्ञान समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा गया है। तो स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान को इस तरीके से कहा, शिक्षा मनोविज्ञान को कहा कि अपना अर्थ शिक्षा में जो समाज प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा में, मतलब शिक्षा में मनोविज्ञान का अर्थ जो सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब जो समाज में उपयोग की जा रही हैं प्रक्रिया है या फिर जो व्यवहार हो रहे हैं समाज में, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है, तो मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है उन्हीं को क्या कराता है, ग्रहण कराता है। क्या, हमें शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो अभी आपको शिक्षा मनोविज्ञान क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ विद्वानों ने, जैसे अभी आपने देखा कि इसमें जो है मनोविज्ञान को जो है क्या कहा गया, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने मन का विज्ञान कहा। तो देख लेते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान क्यों कहा गया। ठीक है, चलिए, और यह परिभाषा क्यों नहीं चली। बात करें तो मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का रूपांतर है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी ऊपर बता दिए हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्या साइक जिसका अर्थ होता है आत्मा, और दूसरा क्या लोगस जिसका अर्थ होता है विज्ञान या विमर्श। तो इसका मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वो हो जाता है मन का ज्ञान प्राप्त, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना या फिर आत्मा का अध्ययन। तो इस तरीके से हम शुरू में ही जान जाते हैं कि शुरू में जब मनोविज्ञान आया दर्शन शास्त्र का, उस समय पे जब ये एक शाखा था, तो उस समय इसका अर्थ जो है आत्मा से संबंधित ज्ञान के लिए लिया जाता था। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों ने इसको मनोविज्ञान को मन का भी विज्ञान कहा। ठीक है, क्या मन को भी मन का विज्ञान कहा। तो देखते हैं, जब विचारकों ने आत्मा की, देखो, जब विचारकों को आत्मा की व्याख्या से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने इसे मन के विज्ञान की संज्ञा प्रदान कर दी। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान सही नहीं लग रहा है हमको, तो अब मन इसमें शब्द आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मन का विज्ञान कह देते हैं। परंतु यह धारणा भी क्या वैज्ञानिक नहीं थी। आत्मा की तरह ये भी सक्सेस नहीं हुई। आगे चल के क्यों सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि आत्मा की भांति मन का स्वरूप भी निश्चित करना कठिन था, और जिस चीज़ का स्वरूप निश्चित नहीं होता वो चीज़ कभी विज्ञान हो नहीं सकती। ठीक है, चलिए पॉइंट अगला कह रहा है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मान लेने से इसका क्षेत्र क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, सीमित हो जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, बहुत व्यापक है। अगर हम मनोविज्ञान को केवल मन का विज्ञान मान लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक चीज़ समझो कि ये क्या हो जाता है, बंध जाता है कि बस अब इसके अंदर केवल मन का ही अध्ययन करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय पे देखो तो मनोविज्ञान एक बृहद रूप ले चुका है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाओ तो वहाँ पे आपको मनोविज्ञान एक अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, कुछ विद्वानों ने इसको चेतना का विज्ञान भी कहा। किसका, चेतना का विज्ञान, कॉन्शियस। ठीक है, चलो बात करते हैं इसका जो पॉइंट देखें तो इसमें मनोवैज्ञानिक ने तीसरी परिभाषा, मनोविज्ञान की एक तीसरी परिभाषा यह दी गई कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। कुछ लोगों ने कहा ना तो ये आत्मा का है ना ये मन का है, मेरे भाई ये चेतना का विज्ञान है। परंतु यह परिभाषा भी दोष से परी न थी, मतलब इसको भी ये सक्सेस नहीं हुई।
इसमें भी क्या बहुत सारी कमियां थीं, इसमें भी बहुत सारी कमियां थीं, इसलिए इसको भी सही नहीं माना गया। ठीक है, अब जैसे इसका अगर इसको हम चेतना का विज्ञान मान लेते हैं तो इसका भी क्षेत्र सीमित हो जाता है, ये पहले ही अलग हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर और ध्यान से देखें तो मन की दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, मन की दो अवस्थाएं होती, एक होती है अचेतन, ठीक है, एक होती है अचेतन अनकॉन्शियस, ठीक है, और दूसरा होता है अवचेतन सबकॉन्शियस। ठीक है, तो इस तरीके से दो अवस्थाएं होती, एक होती है अचेतन, एक होती है अवचेतन। अगर हम इसे चेतना का विज्ञान मान लेते हैं तो अचेतन अवस्था का अध्ययन इसके क्षेत्र से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो अभी हम अगर इसको एक को मान लेते हैं, चेतना का विज्ञान मान भी लेते हैं, तो क्या हो जाता है, अचेतन वाला जो इसका क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, मतलब उसके अंदर हम फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए भी यह क्या परिभाषा मान्य नहीं हुई। लास्ट में आता है आपका मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहारों का अध्ययन है। इस बात को थोड़ा बहुत जो संतुष्टि मिली, उसके बाद सभी वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी अभी इस समय पे मनोविज्ञान का जो अर्थ चल रहा है वो व्यवहार के रूप में ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट इसमें देखिए कह रहा है कि मन विभिन्न प्रकार की मनाशक्तियों का समूह है। ठीक है, दूसरा, इसका समर्थन सभी वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने नहीं किया। तीसरा पॉइंट जो है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय ने मनोविज्ञान का कार्य व्यवहारों का अध्ययन माना। मतलब जो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना। और जो इस संप्रदाय के लोग थे व्यवहारवादी, वो जो थे वो उनके व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जन्मदाता थे वे जॉन बी वाटसन से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे, उससे क्या थे, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और वह मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन पर इसलिए बल देते थे, जो उनके जन्मदाता थे वो इसलिए बल देते थे क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है। और एक मिनट, अरे भाई, हाँ, व्यवहार को देखा जा सकता है और वैज्ञानिक प्रणाली से उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे जो ये व्यवहारवादी संप्रदाय के लोग थे, इसीलिए वो इस चीज़ पे ज़्यादा बल देते थे कि जो है मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, मतलब क्या काम है शिक्षा मनोविज्ञान, क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए, कि उद्देश्य इसका क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं कि ये किस लिए उपयोग होता है। तो अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था तथा समाज के लिए अत्यधिक क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं छात्र की दृष्टि से। ठीक है, पहला पॉइंट क्या देख लेते हैं, छात्र की दृष्टि से ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं, पहला जो पॉइंट इसमें दिया है कि शिक्षा प्रक्रिया में प्रमुख धुरी छात्र है। अगर हम देखें, अगर शिक्षा को देखें तो इसमें जो मेन केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वो बालक होता है। बालक को ही ध्यान में रख करके सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही हम बालक के निम्न तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं कि बालक के विकास जो है वो किस किस अवस्था में किस किस तरीके से किया जाएगा, इस चीज़ का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो बोल रहा है कि बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन कर सकते हैं कि बालक की कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो वंशानुक्रम चली आ रही हैं, या किस वातावरण में ये पला बड़ा है, उस चीज़ से इसके जो सोचने समझने की क्षमता है वो क्या है। या बालक की व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब बालक जो बालक है वो किस प्रकार से सोचता है, या वो किसी चीज़ को किस तरीके से देखता है, किस नज़रिए से देखता है, इस चीज़ का भी अध्ययन कर सकते हैं। बालक की वृद्धि, रुचि एवं योग्यताओं का अध्ययन कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि बालक की रुचि किस क्षेत्र में है। ठीक है, और वो किस चीज़ में योग्य है, किस चीज़ को अच्छे तरीके से कर रहा है, इस चीज़ को भी हम देख सकते हैं। अगर देखें नंबर, तो ये शिक्षक के दृष्टि से देखें कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के दृष्टि से अध्यापकों के लिए कई दृष्टि से उपयोगी है। जैसे पहला यहाँ पे देख लो कि बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो जाता है, मतलब एक बालक से दूसरा बालक किस प्रकार से अलग है, इस चीज़ का ज्ञान शिक्षक को हो जाता है। दूसरा, बालक के
स्वभाव, व्यवहार एवं मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है कि बालक किस प्रकार से उसका क्या स्वभाव है, वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और वो क्या सोचता है या फिर क्या उसके दिमाग में चलता है, इस चीज़ों का भी क्या ज्ञान हो जाता है। तीसरा अगर देखें तो तीसरा जो बोल रहा है शिक्षक को बाल केंद्रित बनाने में सहायक होता है। बोल रहा है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने में सहायक होता है, मतलब यहाँ पे अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो हम किसी चीज़ को बालक को ही केंद्र मान के किसी चीज़ की शिक्षा देते हैं। चौथा पॉइंट जो आपके सामने है ये कह रहा है कि शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए गैरिसन महोदय ने कहा है कि यदि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो हमको इस बात का पहले ही ज्ञान हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधियां गलत होंगी। इस प्रकार मनोविज्ञान त्रुटियां से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पे जो हमारे ये गैरिसन महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग मनोवैज्ञानिक हैं एक तरीके से, या जो शिक्षक मनोविज्ञान पढ़ लेता है उसको ये चीज़ पता चल जाता है कि ये जो पढ़ाने का तरीका ये गलत है, इस तरीके से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो उससे क्या होता है, वो जब इस चीज़ को समझ जाता है तो अपने अनुसार से कार्य करता है और इससे क्या होता है, बालक काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। चलिए अगर देखें शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्या लाभ है, तो शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर मेरे प्यारे दोस्त देखें तो ये देखें उद्देश्य निर्धारण में महत्वपूर्ण है। मतलब बालक ये मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आगे चल के ये क्या करेगा, तो उसी अनुसार शिक्षा दी जाएगी। दूसरा जो है पाठ्यक्रम निर्माण में अत्यंत उपयोगी है, मतलब उसका जो पाठ्यक्रम सब क्या बोलते हैं अध्याय, चैप्टर या जो कुछ भी हो, इन चीज़ों का भी पता चल जाता है कि किस चीज़ को इसमें रखा जाए जिससे इस क्षेत्र से ये बालक रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए अगला जो बोल रहा है कि अनुशासन संबंधी समस्याओं का समाधान में महत्वपूर्ण है। ये क्या, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये अनुशासन संबंधित समस्याओं, वजह से अनुशासन संबंधित समस्याएं क्या हो सकती हैं आपके अनुसार, तो उसमें भी क्या करता है, ये समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला बोल रहा है कि उपयोगी शिक्षा विधियों का प्रयोग करता है, मतलब जो हमारे लिए उपयोगी शिक्षा विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है शिक्षण विधि में। तो ये सारी चीज़ें रहीं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जो है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अगला पॉइंट आपका क्या होगा, अगला पॉइंट जो होगा वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। कौन से विद्वान ने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा है, इस चीज़ के बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो समाप्त होता है यहीं पे और मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।